हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है विजन मंथली मैगजीन का वो हम कवर करने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट। जो पहला टॉपिक दिया हुआ है वो है मिशन लाइफ। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था मिशन लाइफ को एट कहाँ पे? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, केवाड़िया, गुजरात के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने मिशन लाइफ को लॉन्च किया था। कंसेप्ट दिया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा COP26 ग्लासगो के अंदर। ये होता क्या है इस मूवमेंट के अंदर? ये एक ग्लोबल मूवमेंट है लेड बाय इंडिया टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट बाय फोकसिंग ऑन डिमांड, सप्लाई एंड पॉलिसी फेसेस। इसके 3 फेसेस हैं, डिमांड, सप्लाई एंड पॉलिसी फेस। तीनों पे ये फोकस कर रहा है। एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव है मिशन लाइफ का क्या है? 1 बिलियन पीपल को मोबिलाइज करना है ग्लोबली। इंडियन प्लस फॉरेन लोगों को 1 बिलियन लोगों को मोबिलाइज करना है नेक्स्ट 5 साल में, 2022 से 2027 तक। 5 ईयर का इसका लाइफ टाइम होगा मिशन का। इंप्लीमेंट कौन करेगा? फर्स्ट ईयर में इसको नीति आयोग इंप्लीमेंट करेगा, उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में नीति आयोग इसको इंक्यूबेट करेगा, उसको सिखाएगा कि कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद में इसका इंप्लीमेंटेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करेगी। ठीक है। एंड जो इसके अंदर हम इंडिविजुअल क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि हम LED यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, जो क्लॉथिंग बैग का यूज करें इंस्टीड ऑफ पॉलीथीन, ड्रिप इरीगेशन को भी प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो का यूज करें। ये बिहेवियरल एक्शन है जो कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में हेल्प करेंगे। तो इसका जो काम क्या है, फोकस, ये जो मिशन लाइफ है ये फोकस ऑन बिहेवियर चेंज पे फोकस करता है बाय इम्बाइबिंग P3 स्पिरिट। तो P3 स्पिरिट क्या है? प्रो प्लेनेट पीपल हैं, ऐसे प्लेनेट, ऐसे पीपल, ऐसे लोग जो कि प्लेनेट के बारे में सोचें, यानी कि लाइफस्टाइल ऑफ द प्लेनेट, लाइफस्टाइल ऑफ द प्लेनेट फॉर द प्लेनेट एंड बाय द प्लेनेट को ये प्रमोट कर रहा है। एंड इस मिशन के अंदर जो यूज एंड डिस्पोज हम करते हैं कि यूज एंड थ्रो वाला जो हमारा जो एटीट्यूड है उसको हमें कन्वर्ट करना है सर्कुलर इकोनॉमी में। तो शिफ्ट फ्रॉम यूज एंड डिस्पोज टू सर्कुलर इकोनॉमी इसके अंदर जो बात कर रहे हैं हम। देन इसके अंदर सोशल नेटवर्क का स्ट्रेंथ है, उनको लेवरेज करने के बारे में बात की जाएगी। तो ये इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। देन नेक्स्ट जो है वो क्या है? मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी 5.2, मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री पेपर। ये एक पेपर है जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च ने दोनों ने मिलकर निकाला है। वर्ल्ड के अंदर कितने फॉरेस्ट हैं? 30% जो ग्लोबल एरिया है उसका क्या है? फॉरेस्ट लैंड। 30% ऑफ द लैंड इज फॉरेस्ट। तो मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को मेन स्ट्रीम करना है। पॉलिसीज गवर्नमेंट की है, एक्शंस हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करने के लिए काम करें, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ। इसके अंदर जो अप्रोच यूज की गई है वो इकोनॉमिक मार्केट अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। देन नेचुरल सिस्टम को हमें सपोर्ट करने वाली अप्रोच है, जैसे कि स्पेशल प्लानिंग का अप्रोच कर सकते हैं। स्पीसीज बेस्ड कंजर्वेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच भी हो सकती है, बहुत सारी अप्रोच हो सकती है इसके अंदर। देन रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा देके हम क्या है? बायोडाइवर्सिटी को मेनस्ट्रीम कर सकते हैं। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया हुआ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। 1945 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था क्यूबेक कनाडा के अंदर। एस्टेब्लिश तो इसको क्यूबेक कनाडा के अंदर किया गया था, परंतु इसका जो करंटली जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इटली के अंदर है, इटली रोम के अंदर। तो अफेओ के अंदर कितने मेंबर हैं? 195 मेंबर हैं। एम क्या है अफेओ का? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एम है टू डिफीट दी हंगर, हंगर को डिफीट करना है इसका एम है। एंड इसका गोल क्या है? फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। तो फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल अफेओ का गोल है। ठीक है। इंडिया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक फाउंडिंग मेंबर है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री जिसके साथ ये मिलकर रिपोर्ट निकाली है वो क्या है? एक एनजीओ है जो रिसर्च करता है। देन थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी क्या क्या हो सकती है? बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट क्या क्या हो सकती है? इंक्लूड डिफॉरेस्टेशन, इलीगल एक्टिविटीज, करप्शन, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज एक्स्ट्रा, ये बहुत सारी थ्रेट होती हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वो अर्बन फ्लडिंग से रिलेटेड है। तो अर्बन फ्लडिंग क्या होती है? एक्सेसिव रन ऑफ इन अर्बन एरिया इज अर्बन फ्लडिंग। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 सिटीज के बारे में बताया है, देवनगरे इन कर्नाटका एंड अगरतला इन त्रिपुरा। तो यहाँ पे अर्बन फ्लड नहीं आई है, इन लोगों ने कंट्रोल
इन 2 सिटीज़ के अंदर ये अर्बन फ्लड को कंट्रोल कर लिया गया है। तो इसको हम केस स्टडी की तरह यूज कर सकते हैं। देवनगिरी इन कर्नाटका एंड अगरतले इन त्रिपुरा इज कैन बी यूज्ड एज ए केस स्टडी। ठीक है, तो यहाँ इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है फॉर अर्बन फ्लड को। एंड तो रीजन क्या क्या हो सकते हैं अर्बन फ्लड के? हेवी रेनफॉल आ जाए बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर। एंड फिर हमने क्या किया है, हमने जो सरफेस डेवलप कर लिए हैं, कंक्रीटाइजेशन कर लिया है सरफेस का, जिसके कारण पर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है वाटर का, एनक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज हो रहा है। तो बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण जो ड्रेनिंग की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है। और अर्बन हीट आइलैंड के कारण भी हमें जो अर्बन फ्लड का फिनोमेना देखने को मिलता है। अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है? इसके अंदर जो है अर्बन एरियाज यानी कि सिटी में क्या है, हायर टेम्परेचर देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग। तो सिटी में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, सिटी के ऊपर जो एयर होती है वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा एज कम्पेयर टू सराउंडिंग। तो अर्बन हीट आइलैंड है, फिनोमिना है, वो काज था। और बेंगलुरु फ्लड का कुछ एक लोगों ने बोला है कि इसका जो काज है वो अर्बन हीट आइलैंड है। तो अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है? सिटी एक्सपीरियंसिंग हाई टेम्परेचर देन द सराउंडिंग एंड जो हाई टेम्परेचर काज दी रेन बेयरिंग क्लाउड होते हैं टू पुश अप लीडिंग टू मोर रेन। तो जब रेन बेयरिंग क्लाउड सिटीज़ के ऊपर से गुजरते हैं तो वहाँ पे जो मोर टेम्परेचर के कारण क्या है, जो एयर ऊपर राइज होगी, तो क्योंकि उनमें एनर्जी ज़्यादा होगी तो ऊपर एयर पार्सल राइज होगा, जिसके कारण वो जल्दी ठंडा होगा, तो फिर वो ज़्यादा रेनफॉल आ जाती है, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। देन नेशनल गाइडलाइन ऑन मैनेजमेंट ऑफ अर्बन फ्लडिंग है, वो कौन रिलीज करता है? एनडीएम में रिलीज करता है। नेशनल गाइडलाइंस ऑन मैनेजमेंट ऑफ अर्बन फ्लडिंग, तो ये मेंस में पूछा जाता है। वैसे तो ये मेंस का टॉपिक ही है। नेशनल गाइडलाइंस ऑन मैनेजमेंट ऑफ अर्बन फ्लडिंग बाय एनडीएम में देता है। ठीक है, एनडीएम को 2005 एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है अर्बन फ्लडिंग के लिए। लेकिन मिनिस्ट्री कौन सी है, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है अर्बन फ्लडिंग के लिए? ये मिनिस्ट्री ऑफ हवा है, महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। एंड जो एक ये सिस्टम बनाया गया है अर्बन सिस्टम फॉर अलर्ट एंड वार्निंग, ये किसका है? अर्बन सिस्टम फॉर अलर्ट एंड वार्निंग है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का होता है। तो नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है अर्बन के लिए। ठीक है, एंड अर्बन सिस्टम अलर्ट एंड वार्निंग है वो देता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। इसके अंदर वो येलो, ऑरेंज, रेड 3 कलर के अंदर वार्निंग इशू करता है। अर्बन सिस्टम ऑफ अलर्ट एंड वार्निंग के अंदर अर्बन फ्लड से रिलेटेड वार्निंग इशू की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर में। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए, अर्बन फ्लड को प्रिवेंट करने के लिए एक चीज ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो ब्लू ग्रीन क्या है? ब्लू तो वाटर से रिलेटेड होता है, ग्रीन होता है फॉरेस्ट से रिलेटेड, ट्रीज से। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इन दोनों से रिलेटेड कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए इको फ्रेंडली वे टू मैनेज द क्लाइमेट चेंज बाय हार्नेसिंग द ब्लू, that is sea, water bodies and greens elements for flood resilient cities। हमें जो ब्लू एंड ग्रीन को हार्नेस करते हुए फ्लड रेजिलियंट सिटीज बनाने हैं। ठीक है, एंड ये जो है ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है वो दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के अंदर का पार्ट है। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 है, उसका पार्ट है। एंड इसके रिगार्डिंग इतना ही है। ठीक है, देन मावलू, ये नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा मावमलू केव। मावमलू केव ये कहाँ पे है? इनको क्रेम मावमलू भी बोला जाता है, क्रेम मावमलू। ठीक है, ये मेघालय के अंदर है एंड ये लोकेटेड है चिरापुंजी के अंदर। चिरापुंजी को हम क्या बोलते हैं? सोहरा भी बोलते हैं, सोहरा। एंड ये चिरापुंजी के अंदर ये लेक लोकेटेड है एंड ये 4th लार्जेस्ट केव है। ये 4th लार्जेस्ट केव है एशियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। 7 किलोमीटर ये लंबी है एंड ये बिलोंग करती है मेघालयन एज को। मेघालयन एज क्या है? ये जो मेघालयन एज को बिलोंग करती है। मेघालयन एज के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेगलमाइट्स होते हैं इसके अंदर, जो बहुत सारी जो केव के अंदर फॉर्मेशंस होती हैं, लाइमस्टोन फॉर्मेशन होती है, जो लाइमस्टोन के जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पे स्टेगलमाइट पाए जाते हैं जो कि ग्राउंड से अमर्ज होते हैं। जैसे ग्राउंड कोई भी केव होती है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऊपर से नीचे से ऊपर वाले लैंडफॉर्म होते हैं, स्टेलेक्टाइट होते हैं, नीचे वाले क्या होते हैं? स्टेलेगमाइट्स बोलते हैं उनको। फिर ये इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? केव पिलर बोलते हैं। तो ये कास्ट लैंडफॉर्म का एक टाइप है। ठीक है, देन ये जो बिलोंग करती है मेघालयन एज को, ये केव्स बिलोंग करती है। ये न्यूज़ में क्यों रही थी? ये केव हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये इन केव्स को मावमलू केव, याद रखना है, ये इनको इंक्लूड कर लिया गया है। फर्स्ट 100 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है, उनमें इंक्लूड किया गया है। वर्ल्ड की फर्स्ट 100 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट। ये जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है वो कौन देता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिकल साइंस की 100
जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया है, मावम्लू केव को, ठीक है। एंड जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट क्या होती है? जिनका जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हो, तो दीज आर द साइट्स हैविंग जियोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक रेलेवेंस, ठीक है। एंड तो ये जो पार्ट है ना, ये जियोलॉजिकल जो साइट्स हैं, इनको डिक्लेयर किया गया है, ये पार्ट है, PART आएगा, पार्ट ऑफ इंटरनेशनल जियो साइंस प्रोग्राम IGCS 731 इसका हिस्सा है। एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस क्या है? ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1961 के अंदर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस IUGS वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1961। इसके अंदर 121 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? बीजिंग के अंदर है। एंड इसका काम क्या है? ये स्टडी करता है जियोलॉजिकल प्रोसेस को। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, 1961 के अंदर स्टेब्लिश किया गया। 121 मेंबर हैं। हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर है। ये स्टडी करता है जियोलॉजिकल प्रोसेस को। है इसने क्या है अभी जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट दी है। 100 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट की एक लिस्ट निकाली थी, जिसमें से इंडिया की मावम्लू केव है, जो कि कहाँ पे है? मेघालय में है। वो इसको अंदर इसको इंक्लूड कर लिया गया है, इसलिए ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, एक रिपोर्ट दी हुई है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC सिंथेसिस रिपोर्ट 2022। ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। UNFCCC को एस्टेब्लिश किया गया था अर्थ समिट के अंदर 1992 के अंदर। इट वाज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडर द अर्थ समिट। अनदर दूसरे कौन से थे? UNCBD था और एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन था। तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने ये डिसाइड किया है कि हर एक कंट्री जो अपना NDCs देते हैं, यानी कि NDCs क्या होते हैं? ऐसे टारगेट्स होते हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें कम करनी पड़ेगी, ठीक है। इंडिया के अंदर अभी पंचामृत हैं NDCs, तो इसके अंदर हर एक कंट्रीज़ को हर 5 साल बाद क्या है, उनको अपने NDCs को अपडेट करना है। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, उनको अपडेट करना है। जो 2 डिग्री का टारगेट दिया गया है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, उसको अचीव करने के लिए। तो इसको जो इनको क्या है, कंपलसरी है किसके अंडर? ये इसको जो अपडेट करने वाली एक्सरसाइज है उसको हम बोलते हैं रेट चेट मैकेनिज्म। एंड ये अंडर पेरिस एग्रीमेंट कंट्रीज मस्ट रिवाइज एंड अपडेट देयर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इन एवरी 5 ईयर। तो ये उनको अपडेट करना पड़ता है। इसके लिए ये रिपोर्ट है वो इनके बारे में बताती है कि कौन कौन से कंट्री ने कितने कितने अपडेट कर लिए हैं उनके NDCs। तो नेक्स्ट जो है वो एक और रिपोर्ट है, इमिजन गैप रिपोर्ट है। ये कौन पब्लिश करता है? ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, वो इमिजन गैप रिपोर्ट पब्लिश करता है। इमिजन गैप यानी कि इसमें कितना इमिजन गैप है ये बताता है कि हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कितना टारगेट है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड को अचीव करना है बाय 2100 या फिर एटमोस्ट 1.5 डिग्री तक ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, ठीक है। तो उसका जो अचीव करना है 2 डिग्री, उसके लिए हमें कितने एफर्ट करने की जरूरत है और कितने हम करंटली एफर्ट कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का गैप है वो क्या है? इमिजन गैप बोला गया है उनको। एंड इसके अंदर हमारा जो वर्ल्ड के अंदर अभी लगभग ग्लोबली पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस इमिशन कितना हो रहा है? वो 6.3 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट के करीब हो रहा है। वर्ल्ड एवरेज पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस इमिशन कितना हो रहा है? 6.3 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। और ओवरऑल जो CO2 का लगभग इमिशन कितना हो रहा है? वो 60 गीगाटन के करीब हो रहा है। इसका इक्विवेलेंट है 60 गीगाटन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट के करीब हमारा जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है। 2020 के अंदर का डाटा है ये, ठीक है। देन इंडिया 3rd लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर है। पर कैपिटा में हमारा कम है। सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस इमिटर कौन है? चाइना है पहले नंबर पे, दूसरे पे USA है, तीसरे पे इंडिया है। ग्रीन हाउस गैस इमिटर में पहला चाइना है, दूसरा USA है, तीसरा इंडिया है, चौथा यूरोपियन यूनियन है, 5वां इंडोनेशिया है, 6ठा रशिया है। तो ये आप एक ऑर्डर पूछा गया है, पहले पूछा भी जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, ये एक रिपोर्ट है 5.553। तो ये कोल्डेस्ट ईयर ऑफ रेस्ट ऑफ द लाइव्स, कोल्डेस्ट ईयर ऑफ द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। तो ये चाइल्ड से रिलेटेड है। ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है यूनिसेफ के द्वारा। तो अभी हम देख रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो जो अभी बच्चे पैदा हुए हैं उनके लिए तो क्या है, ये अभी क्या है, उनकी जिंदगी के सबसे कोल्डेस्ट ईयर है। तो इसलिए इसका रिपोर्ट का नाम दिया गया है द कोल्डेस्ट ईयर ऑफ रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। ये रिपोर्ट है बाय यूनिसेफ की। यूनिसेफ चाइल्ड से रिलेटेड बॉडी है, ठीक है। द नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो है स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट 2022। तो ये जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट, वो रिलीज की गई है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, यूनाइटेड नेशन हाई लेवल कमेटी चैंपियन
यूनाइटेड नेशन हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियन, तो इनके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट 2022, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, यूनाइटेड नेशन हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस, एंड उसके अंदर और भी बंदे हैं, और भी इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व हैं जो इसको रिपोर्ट को पब्लिश किए थे। द नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो दी हुई है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। तो क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है वो G20 से रिलेटेड है, G20 से, ठीक है। एंड इंडिया और 5 अन्य कंट्रीज हैं G20 के जो मेंबर हैं। G20 में कितने 20 मेंबर हैं, तो उनमें से इंडिया और टोटल 6 कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, उन लोगों ने ग्लोबल मीथेन प्लेज है उसको साइन नहीं किया है। तो इसी से रिलेटेड ये रिपोर्ट है, इतना इसमें दिया हुआ है दान। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पब्लिश करता है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। नेक्स्ट टॉपिक है वो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन है। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO पब्लिश करता है। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। इसके अनुसार ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के अनुसार 3 मेन इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, एंड सेकेंड इज मीथेन, एंड थर्ड इज नाइट्रस ऑक्साइड। तो 3 इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद में एक और रिपोर्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव 2022, स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव 2022। इसको किसने पब्लिश किया है? इसको पब्लिश किया है ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस ने। ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव 2022 पब्लिश किया है। ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस क्या है? तो ये अलायंस है, तो इसमें बहुत सारे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वॉल्व होगा। तो ये इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2018 के अंदर। ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस को एस्टेब्लिश किया गया था 2018 के अंदर बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल, एक NGO है उसके द्वारा। एंड उसके बाद में इसको एस्टेब्लिश किया गया था नेचर कंजर्वेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वेल्थ हंगर इंटरनेशनल, वेटलैंड इंटरनेशनल इसमें इन्वॉल्व है। तो ये 4-5 इंस्टीट्यूट ने इसको मिलकर ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस 2018 को एस्टेब्लिश किया था। एंड इसको अनाउंस किया गया था वर्ल्ड ओशन समिट के अंदर। इसको अनाउंस किया गया था ग्लोबल अलायंस का फॉर्मेशन को, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के फॉर्मेशन को कहां पे अनाउंस किया गया था? वर्ल्ड ओशन समिट के अंदर। इसके अंदर 30 से ज़्यादा मेंबर हैं, 30 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। एंड इसका जो काम क्या है ये कर रही है, जो मैंग्रोव लॉस हो रहा है उसको हाल्ट करना है, यानी कि उसको स्टॉप करना है। तो वर्किंग ऑन हाल्टिंग दी मैंग्रोव लॉस, ठीक है। ये इंप्लीमेंट कर रही है साइंस बेस्ड रिस्टोरेशन, यानी कि मैंग्रोव्स को हमें साइंस बेस्ड तरीकों से कैसे रिस्टोर करना है। जैसे कि कोरल रीफ के रिस्टोरेशन के लिए एक प्रोग्राम बनाया, एक जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी बायो रॉक टेक्नोलॉजी, उसी तरह से इसके लिए ये कोई प्रोग्राम डेवलप कर रहा है साइंटिफिक रिस्टोरेशन के लिए। फिर उसके बाद में इसका और क्या काम है? अवेयरनेस बिल्डिंग है। देन मैंग्रोव फॉर फ्यूचर प्रोग्राम है, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस का एक प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है? मैंग्रोव फॉर फ्यूचर प्रोग्राम, ठीक है। इसका काम क्या है? मैंग्रोव फॉर फ्यूचर प्रोग्राम, इसका क्या काम का है? टू प्रोटेक्ट द मैंग्रोव इन कोस्टल इकोसिस्टम। इसका काम है कोस्टल इकोसिस्टम के अंदर मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करना है। इसके बहुत सारे कंट्रीज मेंबर हैं। कौन कौन से कंट्रीज मेंबर होंगे जिसका कोस्ट लग रहा होगा? वो कंट्रीज इसके मेंबर है जिसके पास कोस्ट हो गए, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से मेंबर हैं उसमें देखते हैं। तो हम इधर से इंडिया है, फिर यहाँ से पाकिस्तान भी है, ठीक है। दान फिर इधर से यहाँ से इसका मेंबर है सेशलिस है, सेशलिस दान पाकिस्तान है, इंडिया है, इंडिया टच कर रहा है, श्रीलंका भी टच कर रहा है, श्रीलंका भी हो जाएगा। फिर इधर से मालदीव है, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, फिर यहाँ से बांग्लादेश भी टच कर रहा है। बांग्लादेश के अलावा यहाँ से म्यांमार है, फिर म्यांमार के बाद में थाईलैंड है, थाईलैंड के बाद में कंबोडिया है, एंड देन वियतनाम भी टच करता है, तो वियतनाम भी इसका मेंबर है। फिर यहाँ से एक नीचे से एक और कंट्री है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। ये सारे इसके मेंबर हैं। कौन कौन से हो गए? पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मालदीव एंड सेशलिस, ये सारे इसके मेंबर हैं। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लेड पॉइजनिंग है, लेड पॉइजनिंग। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बर्डन है लेड पॉइजनिंग का, सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में मिलते हैं लेड पॉइजनिंग के। एंड सबसे ज़्यादा ये प्रिविलेंट है, ये कहाँ कहाँ मिलती है? ये आपको यूपी, बिहार, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ के अंदर लेड पॉइजनिंग ज़्यादा प्रिविलेंट है। एंड लेड क्या होता है? लेड एक नेचुरली अकरिंग लेड क्या है? नेचुरली अकरिंग होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, ये भी नेचुरली नेचर से रॉक्स के अंदर पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर नेचुरली अकर करता है।
आल्सो हमारी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, जैसे कि स्मेल्टिंग है, रिफाइनिंग है, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग, मेल्टिंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। लेड का यूज कॉस्मेटिक में भी किया जाता है, आयुर्वेदा में भी इसका यूज किया जाता है लेड का। एंड जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। एंड पोट्रीज बनाने में भी लेड का यूज किया जाता है। वाटर बॉडीज में भी इसका यूज किया जाता है लेड का। तो लेड का बहुत सारे यूज हैं। तो पहले जो लेड को पेट्रोल में भी मिलाया जाता था उसको हमने फेज आउट कर दिया था 2002 में, अमसी मेहता जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे तब। दैन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है ग्रीन क्रैकर्स। तो ग्रीन क्रैकर्स, तो नॉर्मल ग्रीन क्रैकर्स ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि ये 30% कम पॉल्यूशन करते हैं नॉर्मल क्रैकर से। तो 30% ये लेस एयर पॉल्यूशन करते हैं एज कंपेयर टू ग्रीन नॉर्मल क्रैकर। ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, डस्ट को ऑब्जर्व करते हैं, रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है। इनका जो 3 मेन टाइप है, श्वास, स्टार एंड सफल। तो ग्रीन क्रैकर के 3 मेन टाइप कौन कौन से हो जाएंगे? श्वास क्या है? सेफ वाटर रिलीजर, सेफ वाटर रिलीजर श्वास है। स्टार की फुल फॉर्म क्या है? सेफ थर्माइट क्रैकर। एंड सफल क्या है? सफल इज सेफ मिनिमम एल्यूमिनियम। तो सेफ मिनिमम एल्यूमिनियम सफल है। तो 3 तरह के हो गए, श्वास, स्टार एंड सफल। दीज आर ग्रीन क्रैकर्स। एंड इनको जो अप्रूव किया गया है, यानी कि बनाया किसका, इसका जो रिसर्च की थी वो CSIR नीरी ने की थी। एंड इसको अप्रूवल कौन करता है? अभी CSIR ने इसको अप्रूव किया है। इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसके लिए लाइसेंस दिए जाते हैं। तो लाइसेंस होल्डर ग्रीन क्रैकर को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। इनको सर्टिफाई कौन करता है कि ये ग्रीन है? तो इनको सर्टिफाई करता है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनको सर्टिफाई करता है कि ये क्रैकर्स ग्रीन है, इनके अंदर कम एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो ग्रीन क्रैकर का टॉपिक हमारा खत्म। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंप्रेस्ड बायोगैस, CBG। तो ये क्यों न्यूज़ में रहा था? क्योंकि जो पंजाब के संगरूर में जहाँ से भगवंत मान भी बिलोंग करते हैं, वहाँ से ये कंप्रेस्ड बायोगैस, एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लांट है, वो लगाया गया है अभी पंजाब के अंदर। एंड कंप्रेस्ड बायोगैस क्या होती है? कंप्रेस्ड बायोगैस इज कंप्रेस्ड प्यूरिफाइड बायोगैस होती है, जो कि प्रोड्यूस की जाती है फ्रॉम एग्रीकल्चर रेजिड्यू, काउ डंग एंड अनदर ऑर्गेनिक वेस्ट। तो जो स्टबल बर्निंग वाला है, जो स्टबल रह जाती है, तो उसका भी इसमें यूज किया जाएगा कंप्रेस्ड बायोगैस में बनाने के लिए। स्टबल का यूज किया जाएगा, जैसे कि राइस कल्टिवेट करते हैं हम, उसको ऊपर से कंपेन के द्वारा कट कर लेते हैं, फिर नीचे जो बच जाता है रेजिड्यू, तो उसका इसमें यूज किया जाएगा। एंड इससे जो कंप्रेस्ड बायोगैस होती है उससे फर्मेंटेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर बनती है, फर्मेंटेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर बनती है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट से। एंड इसको जो है प्रमोट किया जा रहा है सतत स्कीम के अंदर। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को प्रमोट किया जा रहा है सतत स्कीम के अंदर। सतत स्कीम क्या है? तो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सतत के फुल फॉर्म है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, जिसके अंदर CBG को प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लाइट पोल्यूशन से। एक रिपोर्ट सी आई थी, कुछ लोगों ने मिलकर एक रिपोर्ट बनाई थी, एंड उसमें कहा गया था कि लाइट पोल्यूशन का बर्ड पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो लाइट पोल्यूशन क्या होता है? एक्सेसिव, मिसडायरेक्टेड और ऑब्स्ट्रक्टिव आर्टिफिशियल लाइट होती है, वो लाइट पोल्यूशन बोला जाता है। ये एक्सेसिव है यानी कि बहुत ज़्यादा है, मिसडायरेक्टेड और ऑब्स्ट्रक्टिव लाइट है। एंड इसके अंदर ग्लेयर क्या होता है? 3-4 तरह का ये लाइट पोल्यूशन हो सकता है। ग्लेयर क्या होता है? एक्सेसिव ब्राइटनेस होती है तब ग्लेयर बोलते हैं हम उसको। स्काई ग्लो क्या होता है? ब्राइटन नाइट स्काई, जो नाइट के अंदर जो स्काई होता है वो ब्राइटन दिखाई देता है, तब उसको हम बोलते हैं स्काई ग्लो। एंड ट्रेस पास क्या होती है? ट्रेस पास, जब उन एरियाज में जहाँ पे लाइट की जरूरत नहीं है वहाँ पे भी लाइट आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट ट्रेस पास बोलते हैं, लाइट ट्रेस पास। एंड देन क्लटर क्या होता है? क्लटर के अंदर जो लाइट के 3-4 सोर्स एक साथ मिल जाते हैं तब हम उसको लाइट क्लटरिंग बोलते हैं। तो लाइट पोल्यूशन के 3-4 टाइप्स हैं, ग्लेयर है, स्काई ग्लो है, ट्रेस पास है, क्लटर है। तो ये लाइट पोल्यूशन का एक टाइप्स है, ठीक है। एंड जो लाइट पोल्यूशन है वो जो नॉक्ट्यूरनल वाइल्ड लाइफ होती हैं उनको इम्पैक्ट करता है। ऑब्वियसली जो रात में बाहर निकलते हैं जीव जंतु उनको इम्पैक्ट करेगा। एंड ये जो ऑलिव रिडले टर्टल्स होती हैं, इनकी जो मास नेस्टिंग साइट्स हैं जिसको हम अरीबदा बोलते हैं, एंड जो रिसिकुलिया बीच वगैरह पे आते हैं, तो ये उनको भी इम्पैक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन, ANR, असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन। तो ये क्या होती है? असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन क्या है? इसके अंदर हम असिस्ट कर रहे हैं नेचर को रीजनरेट करने में। तो असिस्ट कर रहे हैं कैसे? हम जैसे कि बायोडाइवर्सिटी हमने
एफोर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पीपल तो एफोर्सेशन करेंगे तो नेचुरली नेचर जल्दी से रीग्रो करेगी, फॉरेस्ट जल्दी से रीग्रो कर जाएगा। तो असिस्टेड नेचुरल जनरेशन के अंदर पीपल हेल्पिंग नेचर टू रिकवर बाय एलिमिनेटिंग हर्डल। तो उसमें यदि हम जल्दी से उसको हम एग्रीकल्चर उसको इरिगेशन कर दें तो जल्दी जल्दी वो पानी प्रोवाइड करेंगे तो जल्दी जल्दी वो प्लांट्स डेवलप हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है वो ग्लोबल इकोसिस्टम टाइपोलॉजी है। ग्लोबल इकोसिस्टम टाइपोलॉजी ये IUCN के द्वारा जो वर्ल्ड के इकोसिस्टम है उनको क्लासिफाई किया गया है। 6 लेवल क्लासिफिकेशन दिया गया है इकोसिस्टम का, एंड उनका फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, यानी कि उनको फंक्शन के आधार पर डिवाइड किया गया है। ग्लोबल इकोसिस्टम टाइपोलॉजी इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम बाय IUCN। ये हायरार्किकल है, तो 6 लेवल इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है वो टाइगर रिलोकेशन है। तो टाइगर रिलोकेशन से रिलेटेड है। एक टाइगर है T113 तो ये एक टाइगर है जिसको रिलोकेट किया गया था रणथंबोर से सरिस्का नेशनल पार्क में, ठीक है। रणथंबोर टाइगर से सरिस्का में इसको रिलोकेट किया गया था। तो रिलोकेट करने के लिए जो किससे परमिशन चाहिए होती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से परमिशन चाहिए होता है। एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हम जानते हैं कब एस्टेब्लिश की गई थी, 2005 के अंदर। टाइगर क्या है, एंडेंजर्ड है इंडिया के अंदर। प्रोजेक्ट टाइगर भी चला आ रहा है 1973 से। इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट था वो सतकोशिया टाइगर रिजर्व के अंदर था। अभी रणथंबोर नेशनल पार्क के बारे में हम देखें तो रणथंबोर नेशनल पार्क है वो उसके 2 साइड में, एक साइड चंबल रिवर है, दूसरी साइड बनास रिवर है। तो ये एनक्लोज्ड है चंबल एंड बनास के बीच में। एंड यहाँ पे क्या है, लेक्स पाई जाती हैं, जैसे कि पदम ताल लेक है, मलिक ताल लेक है, राजबाग ताल लेक है, यहाँ पे पाई जाती हैं। रणथंबोर नेशनल पार्क में रणथंबोर फोर्ट भी है और यहाँ पे जोगी महल भी है। रणथंबोर नेशनल पार्क में रणथंबोर फोर्ट भी है और जोगी महल भी है। दूसरा है सरिस्का टाइगर रिजर्व है। सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है, ये अलवर में है, अलवर राजस्थान में है। और ये जो पार्ट है ये अरावली हिल्स का पार्ट है। अरावली क्या है, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं जो कि इनको हम रेलिक्ट माउंटेन भी बोलते हैं, इंडिया की सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन। एंड यहाँ पे क्या क्या है, सरिस्का टाइगर रिजर्व में नीलकंठ टेम्पल भी है, यहाँ पे कांकवाड़ी फोर्ट है, और यहाँ पे पांडुपोल हनुमान का टेम्पल भी है सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है कडावूर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी। तो इंडिया की फर्स्ट जो स्लेंडर लोरिस के लिए सेंचुरी बनाई गई है वो कहाँ पे बनाई गई है, तमिलनाडु के अंदर। तो कडावूर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के कडावूर के अंदर स्लेंडर लोरिस की एक सेंचुरी बनाई गई है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर। इसको किसके अंदर बनाया गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बनाया गया है। एंड स्लेंडर लोरिस के बारे में हम देखें तो इनकी जो एज होती है वो कितनी ये क्या है, एबोरियल होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स पे रहना पसंद करते हैं। ये प्राइमेट स्पीसीज हैं, तो एबोरियल है, स्लेंडर लोरिस प्राइमेट है, और ये कैन नॉट जंप, ये जंप नहीं कर सकते हैं। इंसेक्टिवोरस होते हैं, स्लेंडर लोरिस इंसेक्टिवोरस है। इट इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल स्क्रब एंड डिसिडियस फॉरेस्ट में ये पाया जाता है। तो स्लेंडर लोरिस और बहुत सारी स्पीसीज अक्टूबर में न्यूज़ में थी, वो मैंने अलग वीडियो बना रखा है। एंड ये विजन वाले में तो नहीं दिया हुआ है, परंतु वो और कहीं से लिया गया है, तो वो आप देख सकते हो, उसको डिटेल में, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। एंड स्लेंडर लोरिस की 2 तरह की पॉपुलेशन होती है, ग्रे स्लेंडर लोरिस एंड रेड स्लेंडर लोरिस। तो ग्रे स्लेंडर लोरिस है वो इंडिया का साउदर्न पार्ट है और श्रीलंका, इन दोनों में मिलती है ग्रे स्लेंडर लोरिस, ठीक है। और ये क्या है, जो नियर थ्रेटन्ड है, इसका जो स्टेटस है वो नियर थ्रेटन्ड है, ठीक है, नियर थ्रेटन्ड। एंड ये फाउंड करती है, ग्रे स्लेंडर लोरिस है वो साउथ इंडिया एंड श्रीलंका दोनों में पाया जाता है। जबकि रेड वाला है वो इंडिया के लिए उसमें इंडिया में नहीं पाया जाता है, ओनली श्रीलंका में पाया जाता है। तो रेड स्लेंडर लोरिस है वो ओनली श्रीलंका में देखने को मिलता है, ये एंडेंजर्ड होता है। एंड जो इंडिया में मिलता है वो क्या है, नियर थ्रेटन्ड है, नियर थ्रेटन्ड। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर क्लासीफाई किए गए हैं। एंड वर्ल्ड का नेक्स्ट टॉपिक है, वर्ल्ड का फर्स्ट स्लोथ बियर डे ऑब्जर्व किया गया था 12 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड फर्स्ट स्लोथ बियर डे सेलिब्रेट किया गया था 12 अक्टूबर को बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेंट्रल जू अथॉरिटी ने मिलके इसको सेलिब्रेट किया है। स्लोथ बियर क्या होते हैं, स्लोथ बियर पे ब्राउन और ब्लैक फर होती है, इन पे ब्राउन और ब्लैक फर होती है मोटी मोटी। एंड ये सोलिटरी रहना पसंद करते हैं, नॉक्ट्यूरनल एनिमल होते हैं, ये नॉक्ट्यूरनल ओमनीवोरस होते हैं, ओमनीवोरस। इनका जो लाइफ स्पेन है वो लगभग 40
40 साल तक स्लोथ बियर रह सकते हैं। एंड IUCN में इनको वनरेबल क्लासीफाई किया गया है। शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर स्लोथ बियर आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। तो अभी क्या हुआ था कि जो हमारा केन बेतवा लिंक है, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उसके कारण 1/4 एरिया था जो पन्ना नेशनल टाइगर पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है या फिर टाइगर रिजर्व बोल दो, उसका 1/4 एरिया है वो सबमर्ज हो गया है। तो उसके जो टाइगर हैं पन्ना टाइगर रिजर्व के, उनको रिलोकेट किया जाएगा इसके अंदर, दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंदर, MP के अंदर। तो इसको आप कैन स्टडी में मेंशन कर सकते हो, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर वाटर से वहाँ पे उसका क्या इफेक्ट है। तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व MP के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, एंड जो अभी माइनिंग इन अरावली, नेक्स्ट टॉपिक है माइनिंग इन अरावली। अरावली के अंदर बैन कर दी गई है। अरावली 700 किलोमीटर लॉन्ग, अरावली 700 किलोमीटर लॉन्ग माउंटेन है। ठीक है, ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में ये प्राइम जो प्रेसिडेंट हाउस है वहाँ तक जाती है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक इसका स्पेन है अरावली का। नेक्स्ट है वो टॉपिक है वो कोलार गोल्ड माइंस को अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि वो रीओपन करेगी। कोलार गोल्ड माइन कहाँ पे है? कर्नाटका के अंदर है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ब्लू फ्लैग बीचेस से रिलेटेड है। ब्लू फ्लैग बीचेस ये एक सर्टिफिकेशन होता है जो देता है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। एक फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, वो एक NGO है, डेनमार्क में बेस्ड NGO है, वो ब्लू फ्लैग बीचेस का सर्टिफिकेशन देता है। उसके अंदर 2 इंडिया के बीच हैं, मिनिको थुंडी बीच एंड जो कदमत बीच है, उनको रिसेंटली ऐड कर दिया गया है। बाकी 8-10 और पहले से भी है, उनका एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये 2 ऐड कर दिए गए हैं उसमें। मिनिको थुंडी एंड कदमत बीच दोनों को ऐड कर दिया गया है इसके अंदर। ये दोनों हैं लक्षद्वीप के पार्ट हैं, तो ये लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। मिनिको थुंडी बीच एंड कदमत बीच, इनको ब्लू फ्लैग बीच में इंक्लूड कर दिया गया है। एंड ये जो है ब्लू फ्लैग बीचेस किस किस को दिया जा सकता है? बीच को देते हैं, मरीना एंड बोट ऑपरेटर्स, तीनों को दिया जाता है। ये बीच, मरीना एंड बोट ऑपरेटर्स को ब्लू फ्लैग बीचेस का सर्टिफिकेशन दिया जाता है। एंड इसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है? इसके 4 क्राइटेरिया हैं। ये फुलफिल करेगा कोई बीच तो उसको ये क्राइटेरिया, ये स्टेटस दे दिया जाएगा कि वो ब्लू फ्लैग उस पर वहाँ पे उसको इसका एक जो फ्लैग होता है वो वहाँ पे उसको लहरा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, तो ये इन्वायरमेंट मैनेजमेंट करना होगा किसी भी बीच को। फिर वहाँ पे सेफ्टी का उसका प्रबंध करना होगा, सेफ्टी यानी कि टूरिस्ट वगैरह जाते हैं तो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो है वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी अवेलेबल होनी चाहिए, तो वाटर क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। और चौथा है वो वहाँ पे इन्वायरमेंट एजुकेशन को प्रमोट करे। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं किसी भी बीच को इंक्लूड होने में, ब्लू फ्लैग बीचेस मिलने के लिए। क्या है? इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, सेफ्टी, वाटर क्वालिटी एंड इन्वायरमेंट एजुकेशन। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड ये एक अवार्ड है। एंड लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ अवार्ड, ये 2 अवार्ड हैं, वो हैदराबाद को अभी दिए गए हैं। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड एंड लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ अवार्ड, ये हैदराबाद को दिए गया है। लास्ट ईयर ऐसा कोई अवार्ड दिया गया था हैदराबाद को, उसको पूछा भी गया था एग्जाम में प्री में। डन, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर के द्वारा दिया जाता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट, तो ये क्या होता है? ग्लाइफोसेट एक केमिकल है, दैट इज हर्बिसाइड है, एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। यानी कि इसको आप क्रॉप पे किसी भी छिड़क दोगे तो ये सबको खत्म कर देगा, क्रॉप को भी खत्म कर देगा, वहाँ पे जो पेस्ट होगी उसको भी खत्म कर देगा, हर्बिसाइड को भी कर देगा। तो ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, सबको मार देता है ये। ठीक है, एंड इसका जो ये कैसे मारता है? ये प्लांट्स के अंदर एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जो उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके फॉर्मेशन को ये इनहिबिट कर देता है। तो ये जनरली ऑर्चार्ड में यूज किया जाता है इंडिया के अंदर। अभी गवर्नमेंट ने इसका जो है यूज है वो पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर हैं, वो उनके लिए ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर हैं वही केवल है अभी ग्लाइफोसेट को यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए ओनली कर दिया गया है, ओनली पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर विल बी कैन यूज दिस। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक नया आइलैंड बन गया है पैसिफिक ओशन में। तो आइलैंड बना है वोल्केनिक इरप्शन के कारण। तो वोल्केनो है, उसके अंदर जो मैग्मा आता है, लावा आता है बाहर से, अर्थक्रस्ट से, तो वो उसके कारण एक नया
आइलैंड बन गया है पैसिफिक ओशन में। ये कहाँ पे बना है? नियर टोंगा के पास में बना है। टोंगा या होम रीफ ट्रेंच है उसका यहाँ पे बना है। एंड पैसिफिक ओशन में बहुत सारी ट्रेंचेज हैं एंड बनते रहते हैं, तो कोई खास न्यूज़ नहीं है ये। यहाँ पे 3 प्लेट हैं, वो 3 टेक्टोनिक प्लेट है, वो सबमर्ज हो रही है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था हमारा। इसके अलावा आप कर सकते हो, जो स्पीसीज इन न्यूज़ है अक्टूबर की, वो वीडियो देख सकते हो, उसके साथ में देख लो तो वो पूरा करंट हो जाएगा एनवायरनमेंट का कंप्लीट 2-3 सोर्सेज से कवर। धन्यवाद।